लेक्चर नंबर आपके साथ वाले को कल होमवर्क दिया था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, उसकी जगह आप कर रहे हो। शोएब लीजिंग लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ 3-year एग्रीमेंट विद सरफराज लिमिटेड। उमर भाई को बुला लो जल्दी से, टाइम नहीं जाएगा ना। हैज एंटर्ड इनटू 3-year एग्रीमेंट विद सरफराज लिमिटेड द लेसी टू लीज अ मशीन। सर बोल रहे हैं, आपने नहीं बोलना। टू लीज अ मशीन विद एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। लीज टर्म यूजफुल लाइफ 4 years। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 21 लाख रुपया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लीज ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल। जी भाईजान, लीज शुरू कब हो रही है? 1 जुलाई 2007 को। लीज में एक ऑप्शन है कि आप एसेट को क्या कर सकते हैं? परचेज। लीज में एक ऑप्शन है, आप एसेट को क्या कर सकते हैं? परचेज। यू कैन परचेज द एसेट। कितने में? एट ₹1 लाख। बस ठीक है। एट द एंड ऑफ लीज टर्म के एंड पे ये डेट लिख लिया करें। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, भाई ये एसी चलवा दें। एट द एंड ऑफ लीज टर्म 1 जुलाई 7 के बाद 3 साल गिने, 30/8, 30/9, 30/10। At the end of lease term, that is 30/2010, the value of the machine will be 3 लाख। अच्छा भाईजान, आपके पास एक परचेज करने की ऑप्शन है 1 लाख की। बार्गेन होते हैं, यानी बहस करके आपने उसे 1 लाख पे बना लिया है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप परचेज कर सकते हैं ₹1,00,000 में मशीन, और उस वक्त बाजार में होगी कितने की? इट इज रीजनेबली सर्टन दैट लेसी विल एक्सरसाइज द, और ये रीजनेबली सर्टन है कि आप इंशाल्लाह खरीदना पसंद करेंगे। अब आप मुझे बता दें, आप कितने में खरीदेंगे? 3 लाख दे के खरीदेंगे या 4 लाख दे के खरीदेंगे? सॉरी, 3 लाख दे के खरीदेंगे या 1 लाख दे के खरीदेंगे? 1 लाख। 1 लाख आपने पे करना है और 3 लाख वाली मशीन है, तो आप 1 लाख दे के उसको खरीद लेंगे। लीज इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल एंड विल इन एरियर्स, इम्प्लिसिट रेट इज ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अच्छा भाई, सबसे पहली बात लेसर का सवाल है, लेसी का लेसर का सवाल है। तो एलपी और पीवी ऑफ एलपी से शुरू करेंगे, जीआई और एनआई से। जीआई और एनआई से। ओके, मुझे बता दें, बीइंग अ लेसर आपको लीज के एंड पे कितने पैसे आएंगे? 1 लाख या 3 लाख? इसलिए 3 लाख को क्या कर दें? क्रॉस कर दें। आपको ₹1,00,000 आने हैं। जी आए क्या क्या आने हैं आपको? 8,60,000 का किराया आने कितने सालों तक? जी प्लस 1 लाख। जी ग्रैंड टोटल 26। ये आपका हो गया जी आई। अब आप कैलकुलेट करेंगे एन आई। 1 - 1.129972 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.129972 प्लस 1 लाख इंटू 1.129972 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि परचेज ऑप्शन के पैसे आपको किस वक्त आने हैं? लीज टर्म के एंड पे आने हैं। ये आवाज बंद करवा दें भाई। अच्छा जी, एनआई की 21000000 21000000। अबू बकर किसी को बताएं 21000000 मैसेज कर दें। अच्छा जी, ये जीआई आ गई और एनआई आ गई। अब आप मुझे बता दें सारे सालों का इंटरेस्ट कितना है? सारे सालों का इंटरेस्ट, इसको कहते हैं अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। जीआई और एनआई का डिफरेंस लेके कितना आ गया? 580,000। अटेंटिव है? 580,000। डन जी। अब ये मैंने नोट कर लिया है। अब मैं लीज के लगाना चाहता हूं 5 टेस्ट। लेसर का सवाल आपने शुरू नहीं किया करना, इससे पहले के लीज के कितने टेस्ट लगा लें? 5 टेस्ट लगा लें। पहला सवाल, क्या 3 साल के एंड पर ये एसेट आपको मुफ्त में मिल जाएगा कि चौथे साल इस्तेमाल कर सकें? नो। दूसरा सवाल, क्या 3 साल के एंड पर आप मार्केट से कम पैसे देके एसेट खरीद सकते हैं और रीजनेबली सर्टन भी आपका खरीदना? इसका जवाब क्या आ गया? तो फिर ये लीज क्या बन गई? फाइनेंस लीज बन गई। आगे टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं।
लेकिन तीसरा टेस्ट 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या 75% या उससे ज्यादा आ रहे? 3 डिवाइडेड बाय 4 75% या उससे ज्यादा आ रहे? तो तीसरे सवाल का जवाब भी यस। ये टेस्ट ना आपने जबानी जबानी लगाया करने हैं, अनलेस के सवाल कह दे टेस्ट लगा के दिखाओ, टेस्ट जबानी जबानी लगाया करने हैं और बस ऐसे ही बैठे बैठे जैसे मैं लगा रहा हूं। चौथा एनआई या पीवी है जो भी 21 लाख को डिवाइड करें फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई है, कहां दी हुई है? ये दी हुई है फेयर वैल्यू। तो लीज के शुरू वाली पीवी को डिवाइड करें फेयर वैल्यू से, जवाब 90% या उससे ज्यादा आ रहे। और आखिरी सवाल क्या एसेट स्पेशल नेचर के? कहीं नहीं लिखा हुआ एसेट स्पेशल नेचर के, नो। तो पांचों में से एक का जवाब भी क्या आ जाए? यस। अभी तो 3 का जवाब यस आ रहा है, तो ये लीज क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज का क्या मतलब है? एसेट किताबों में रखो या निकाल दो? निकाल दो। ओके, अब आप जो है वो मुझे ये बता दें कि अब इसमें क्या डिस्कस करने की तो कोई जरूरत नहीं है, इस सवाल में डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल जो है वो इसके शेड्यूल दिखा देता हूं। इसमें पहले की 60,60,000 की होगी, दूसरी की 60,60,000 की होगी, तीसरी केस में 8,60,000 में 1 लाख और डालेंगे क्योंकि किराया भी एरियर में है और आखिरी परचेज ऑप्शन की प्राइस तो हमेशा ही साल के एंड पे होती है जब लीज खत्म हो रही हो। तो अच्छा, लेसर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करते हैं? पीवी से, एनआई से? एनआई से। ये था बस सिंपल। यकम जुलाई 7 को शुरू हो रहा है, 30/8 को पहला कराया, 30/9 को दूसरा कराया और 30/10 को आखिरी कराया भी। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा कई सवालों में ऐसा होता है कि किराया एडवांस में आ रहा हो, तो फिर उसमें जो आखिरी वाली अमाउंट होती है ना परचेज प्राइस की ऑप्शन, वो अलग से नजर आ रही होती है। इधर अलग से नजर आ रही होती है जो किराए में डल के शो कर रहे हैं, किराए में डाल के शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब इसमें जो एंट्रीज बनेंगी वो एंट्रीज जो है वो क्या बनेंगी? एंट्रीज लेसर भाईजान 2 पहली करता है, मैं आपको बता दूं। यकम जुलाई 2007 को लेसर एसेट बाजार से खरीदता है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, चलो 2100 कर दो खाली। एसेट डेबिट, यार एसेट फेयर वैल्यू पे बुक होते हैं, फेयर वैल्यू पे आप बाजार से खरीदते हैं। इसके बाद यकम जुलाई 7 को आप एसेट लेसी को दे देते हैं, लीज रिसीवेबल डेबिट, और मोहतराम एसेट इसी अमाउंट से क्रेडिट करते हैं आप। कितने से? फेयर वैल्यू से। कितनी हो गई? 2100। यार ये जो 2100 मैंने उठाया ना, ये वाला 2100, ये मैंने सवाल से उठाया है, ये मैंने सवाल से उठाया 2100। लेसर ने कितने का एसेट खरीदा और 2100 वाला किसको दे दिया? चंद दिन तक एनआई आपकी इसके बराबर आती रहेगी, जब कभी डिफरेंट होगी फिर मैं कोई बात करूंगा। चंद दिन तक एनआई फेयर वैल्यू के बराबर आती रहेगी, चंद दिन तक इंशाल्लाह एनआई फेयर वैल्यू के बराबर आती रहेगी। अभी एनआई बताएं कितनी है? 2100। तो ये एंट्री एनआई से होगी 2100 और उसके बाद तो एंट्रीज आसान है, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, सॉरी लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये पहले साल की एंट्रीज है, खत्म हो गई, डन। पहले साल की आखिरी एंट्री बता दें, 30/9/2008, ये पहला साल है, पहला साल है। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, 2100 नहीं 860, 587 to 73। जो हजरात होमवर्क कर रहे हैं और क्लास वर्क कर रहे हैं और साथ साथ किताब के सोल्यूशन देख रहे हैं, उन्हें फील होगा कि कभी कभी ये एंट्री नहीं हुई होती। इसकी वजह क्या है अपने समझने के लिए आपने करनी है, थोड़े दिन कर लें। इसकी वजह भाईजान ये है कि ना मशीन उसने पता नहीं अब खरीदी है या 2-4 दिन पहले की खरीदी भी है। अगर सवाल में कह देना मशीन इज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 7, लीज कमेंस तो बता रहे यकम जुलाई 7 को, लीज कमेंस का मतलब पता है क्या? लीज कमेंस का मतलब है ये वाली एंट्री करो, ये लिखा हुआ है पॉइंट 1, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज इज यकम जुलाई 7, ये वाली एंट्री करो। लेकिन मैं कह रहा हूं इसकी डेट मिसिंग है, अगर इसकी डेट पेपर में मिसिंग हो तो आई वुड सजेस्ट कि ये एंट्री आप स्किप कर दें, ये एंट्री आप ना करें। तो जाएं सोल्यूशन में जाके ये एंट्री लिखें और लिख के काट दें, यानी ये एंट्री स्किप की जा सकती है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है। लेसर ने किस दिन लेसी के लिए एसेट खरीदा? लेसर ने कहा मैं नहीं बताता। कितने का खरीदा? मैं बताता हूं 2100 का, लेकिन डेट मिसिंग है, डेट ऑफ परचेज मिसिंग है। तो ये वाली एंट्री लिखें जाके सोल्यूशन में। सोल्यूशन ढूंढने कहीं, सोल्यूशन ढूंढने में तो आप एक्सपर्ट हैं, सुने सोल्यूशन पहले निकाल के रखा होता है, उंगली वहां रखी होती है, साथ फिर क्वेश्चन शुरू होता है और तसल्ली होती है। जरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पहले बनता है वो चेक होता है, जीआई निकलती है वो चेक होती है, साथ एनआई निकलती है वो चेक होती है, जाके साथ साथ जीआई एनआई अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, फिर एंट्रीज में एक एक एंट्री का डेबिट चली होता है। फिर कितने लोग जो है वो सोल्यूशन बाद में देखते हैं, कितने लोग देखते ही नहीं, ये बहुत नामुनासिब बात है।
ये बहुत नामुनासिब बात है। देखें, देखना तो चाहिए ना कि मेरा सोल्यूशन सही हुआ है या नहीं। अब इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट होता है ये बंदा। क्या चीज जो करते ही नहीं, उनको 21 तोपों की सलामी। अच्छा, अभी अच्छा आपके घुटने की वजह से रुक रहा है। मैं भी कहूं तो घुटने इधर का, ये वाला सजे वाला। ओह मैन, यू गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, सो दैट वाज ऑल। अब ये 5 टेस्ट ना किताब से रिवाइज कर लें, जहां पे ये 5 टेस्ट लिखे हुए हैं। 5 टेस्ट, इसका नोट शोट बन गया था, मैच्योरिटी एनालिसिस, आंड अन, घर में ऊंची ऊंची बोला था, कमा लिया नहीं कमाया, कमा लिया नहीं कमाया, पुत्र की हो गया अम्मी छड्डो। अच्छा जी, पांच टेस्ट, पेज नंबर 500, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। 5 टेस्ट जरा मैं आपको स्टैंडर्ड से पढ़वा दूं, ओरिजिनल, यानी पैरा नंबर कितने है, 63। प्राइमरी इंडिकेटर्स। इन 5 सवालों को आज मैं अंग्रेजी जबान में आपके सामने पढ़ने लगा हूं, जिन 5 सवालों को हल्की अंग्रेजी जबान में पढ़ा था, आज प्रॉपर अंग्रेजी जबान में। Whether a lease is a finance or an operating depends on the substance of the transaction rather than legal form. Legal form नहीं देखी जाएगी, reality देखी जाएगी। Examples of situations that अकेले एक का भी yes आ जाए, अकेला और in combo would normally lead to lease being classified as finance lease। ये ब्रैकेट वाला छोड़िएगा जरा। R number 1, the lease transfer ownership of asset to lessee by the end of lease term। आगे मुफ्त में लिख लें, क्या लीज एंड पे मुफ्त में एसेट मिल जाएगा? कभी जवाब yes आया करेगा, कभी जवाब no आया करेगा। दूसरा टेस्ट किसी को जुबानी याद हो या दूसरे टेस्ट में ना, दूसरे टेस्ट की अंग्रेजी आज मैं सही तरह पढ़ने लगा हूं, उसमें एक चीज आपको नहीं बताई थी, वो आज बतानी है। लेसी के पास परचेज करने की ऑप्शन है ऐसी प्राइस पे जो अच्छी खासी कम होगी फेयर वैल्यू से। जिस दिन वो ऑप्शन आपको मिलेगी, वो ऑप्शन मिलती कब है? लिखें एट एंड ऑफ लीज। ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल एट एंड, एट एंड लिख लो, ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल एट एंड। एक बात थोड़ी सी मैंने आपको नहीं बताई थी और साथ रीजनेबली सर्टन भी हो कि लेसी ने उसको खरीद लेना है। अगर लेसी कहे जितना भी सस्ता मिले मैं ये एसेट लूंगा 3 साल के बाद, चौथे साल तू इस्तेमाल कर, बस खत्म। सस्ता क्या, मुझे तू पैसे दे के भी एसेट देगा, मैं नहीं लूंगा। अगर लेसी ही कहता है मैंने एसेट लेना ही नहीं, तो फिर इस सवाल का जवाब भी नो आ जाया करेगा। पहला सवाल बोलें जी, क्या मुफ्त में मिलना है? मे बी यस मे बी नो, हमारे सामने कोई सवाल तो है नहीं। दूसरा सवाल, क्या एंड पर मार्केट से कम पे मिल जाएगा और लेसी कह रहा है कि मैं ले लूंगा, फिर जवाब पता चलेगा यस है या। तीसरा सवाल, लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। अच्छा, इवन इफ द टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड, चाहे टाइटल ट्रांसफर ना भी हो कोई मसला नहीं। ये वाली बात जो है ना, कल 1-2 बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे, वो जरा तसल्ली से सुनिएगा। कल हमने एक मिसाल की थी, एसेट की लाइफ है 12 साल और लीज टर्म है 10 साल। अब मैंने आपको क्या कहा था कि 10 डिवाइडेड बाय 12 करें और जवाब 75% से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है अच्छा खासा अरसा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। तो 12 साल में से अगर 10 साल लेसी ने यूज कर लेना तो 2 साल के लिए लेसर ने वापस लेके उसका चार्ट डालने, तो 2 साल के लिए अगर लेसर के पास वापस आ भी जाए स्टिल भी सवाल का जवाब यस ही होगा, क्योंकि मोर देन 75% है। अब कुछ बच्चे ना एक चीज घर जाके सोचते हैं, अकेले में बैठ के छत पे, वो क्या सोचते हैं घर जाके, कहते हैं एक एसेट की उम्र है 12 साल, 10 साल के लिए लीज पे लिया है, तो लेसी 10 साल के एंड पे एसेट लेसर को वापस कर जाएगा। तो फिर लेसर क्यों इसको फाइनेंस लीज कह के किताबों से निकाल रहा है? सर ने तो कहा था 10 डिवाइडेड बाय 12 इज ग्रेटर देन 75%। इट मींस द आंसर इज यस, इट मींस द लीज इज फाइनेंस, इट मींस कि एसेट किताबों से निकाल दो। तो लेसर तुझे डीओजी ने काटा है कि तू जो है वो ऐसे एसेट को किताबों से निकाल रहे जो 10 साल बाद तुझे वापस आ जाने। पागल है तू, एसेट को किताबों से निकाल रहे, तेरे पास तो 10 साल बाद वापस आ जाने। लेसर कहेगा 2 साल मैंने चार्ट डालना है उसका। लेसर कहते तूने अंदर से मुझे हिला दिया है, मेरे गम में, खुदा के लिए मेरे गम को हरा ना कर। अब मैंने क्या कर लेना है उसका 2 साल में? तो भाईजान स्टैंडर्ड
किस चीज पे बेस करता है? स्टैंडर्ड रियलिटी पे बेस करता है। लीगली तो शायद आपके पास आखिरी 2 साल के लिए वापस आ जाए और आप छनकना बजाएं उस एसेट का, वो आपकी मर्जी है, चार्ट डालें जो मर्जी करें, वो लेसर की मर्जी है। लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान पूरी जवानी किसके पास रहा है एसेट, तो चाहे लेसर के पास एसेट वापस आ भी जाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर है 75%। अगर इस सवाल का जवाब 75% से ज्यादा आ जाएगा, चाहे एंड पे टाइटल ट्रांसफर होना इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 75% ज्यादा जवाब आ गया तो द आंसर इज यस। यस मींस 5 में से एक आंसर यस, द लीज इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज। और चौथी बात, जब लीज शुरू हो द पीवी इज सब्सटेंशियली, मेजर का मतलब हमने 75 लिया था और सब्सटेंशियली का मतलब कितना लिया था 90%, द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये क्या था, लीज टर्म डिवाइडेड बाय लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, और ये क्या था, पीवी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। और पॉइंट ई, द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर। आखिरी सवाल ये हुआ करेगा स्पेशल नेचर का है या नहीं, कभी इसका जवाब यस आ जाया करेगा, कभी इसका जवाब अक्सर इसका जवाब नो आया करेगा। आखिरी एसेट है द एसेट इज ऑफ सच अ स्पेशल नेचर इट ओनली लेसी कैन यूज इट, कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ लेसी अगर इसको यूज कर सके तो इस एसेट को क्या कहेंगे। आपकी आंखों में क्लासरूम में जितने एसेट नजर आ रहे हैं उनमें से कोई स्पेशल नेचर का नहीं है, क्योंकि अगर क्रिश्चियन कॉलेज वाले यूज नहीं करेंगे तो कोई और इनको यूज कर लेगा विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। हाँ, अगर मेजर मॉडिफिकेशन कर दी जाए ना तो फिर शायद कोई और भी इस्तेमाल कर सके। क्या मतलब, लेसी ने मैंने कहा था स्पेशल किस्म का हेलीकॉप्टर मंगवाया था, उसमें सीट अपनी मर्जी की लगवाई थी, उसके अंदर इंजन अपनी मर्जी का लगवाया था। अब उसमें मेजर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी तो किसी और के काम का है, वरना किसी और के काम का नहीं है। हाँ, तो मेजर मॉडिफिकेशन तो यार जिस मर्जी चीज में कर दो, वो फिर एक इस्तेमाल कराओ तो बाद में कल कल को दूसरा भी इस्तेमाल कर ही सकता है। तो ये विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, इसका उर्दू में मतलब लिख लें। हाँ, मेजर मॉडिफिकेशन करके तो आप एसेट किसी और को दे सकते हैं। हाँ, मेजर मॉडिफिकेशन करके तो आप एसेट किसी और को दे सकते हैं। मेजर मॉडिफिकेशन का मतलब होता है एसेट को जमीन आसमान उसको हिला के रख दिया। मेजर मॉडिफिकेशन करके तो आप एसेट किसी और को दे सकते हैं। हाँ, मेजर मॉडिफिकेशन करके तो आप एसेट किसी और को दे सकते हैं। अच्छा, अब इस बात से कंक्लूजन क्या निकली, स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है जिसकी माइनर मॉडिफिकेशन कर दें और किसी और को ना दिया जा सके। स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है। स्पेशल नेचर का एसेट फिर कौन सा होता है, जिसकी हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करते रहे हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी अगले के इस्तेमाल कर रहा। ये फिर कौन सा एसेट है, हल्की फुल्की तराश खराश अगर करते रहे तो भी अगले कहते हैं यार हमारे किसी काम का नहीं है, मेजर मॉडिफिकेशन करके लाओ। तो कंक्लूजन जरा उर्दू में आखिरी दोबारा लिख लें। स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है जिसकी माइनर मॉडिफिकेशन करके भी अगला नहीं लेता। स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है, ये बात उर्दू में लिखनी पड़ेगी वरना ये अंग्रेजी का फिक्र आपको घर में आके तंग करेगा, घर तक आ जाएगा। स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है, बोले जिसकी माइनर मॉडिफिकेशन करें तो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है जिसकी माइनर मॉडिफिकेशन करें तो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ओके, हाँ, अभी तो देखो और क्या क्या पार्ट है। तो जी भाईजान कितने टेस्ट हो गए? इफ आंसर ऑफ एनी ऑफ द लीज विल बी अदरवाइज वी विल क्लासिफाई लीज एज एन ऑपरेटिंग लीज। चलें जी, आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अच्छा, अब ना ये यस्टरडे होमवर्क डिस्कस हुआ है, बीच में मैंने एक और बात डिस्कस की है, लाके 5 टेस्ट आपको दिखाए हैं, तो ये मैं यहां लिख दूंगा नोट्स अपलोड होते हुए। ये नोट्स आपको जो बांटे जाते हैं क्लास में टेंटेटिव होते हैं, फाइनल वेबसाइट पे अपलोड होते हैं। आज जी हमने डिस्कशन करनी है गारंटेड और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की। किसके केस में? लेसर के केस में। हाँ, इकोनॉमिक लाइफ रहेगी। एक्सेलेंट, वेल डन माय डियर, इकोनॉमिक लाइफ रहेगी। भाईजान पॉइंट सी क्या कहता है, पहले मुझे आप बताएं लीज टर्म, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ में डिफरेंस। एक गाड़ी है वो चलनी है 50 साल, आपने सुना है करोला 86, और अभी तक बाजार में बिक रही है करोला 86। बड़ी जबरदस्त गाड़ी बनाई थी, करोला वाले भी परेशान है कि हम क्या बना दिया हमने। तो गाड़ियां जो है फर्ज करें 30-30 साल साथ रहती हैं गाड़ियां, डन, ये होती है इकोनॉमिक लाइफ। आपके बिजनेस ने सोचा कि ये गाड़ी मैं तो 7 साल चलाऊंगा, 7 साल के बाद मेरे लिए चलानी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कहेंगे यार ये क्या चीज चला रहा है, छोड़ो पर, बहुत पुरानी हो जाएगी। 7 साल आपके बिजनेस ने सोचा मैं 7 साल चलाऊंगा। लीज टर्म ये है, उसमें से आप लीज के लिए फिलहाल ले लें 4 साल के लिए, बाद में एक्सटेंड कराना हुआ करा लेंगे, हो सकता है एक्सटेंशन ऑप्शन हो। लीज टर्म, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में फर्क बताएं। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ का फर्क तो हमने इंटेंजिबल्स में पढ़ा था, IS 16 में भी शायद पढ़ा हो, FR1 में। ये तो सादा सी बात होती है कि IS 16 जहन में लाएं। IS 16 के तहत
अगर आपने एक गाड़ी है जिसकी उम्र 30 साल है और आपने 7 साल के लिए ले ली, तो टीचर कहते थे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करो बेटा, इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड ना करो, क्योंकि आपने कितना सा इस्तेमाल करनी है, 7 साल। तो इकोनॉमिक लाइफ जनरल चीज है, यूजफुल लाइफ एंटिटी स्पेसिफिक चीज है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सामने रख के बात हो रही है। और लीस्ट टर्म तो लेसर के साथ मुआहदे में जो तय हुआ है वो है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, एक टेस्ट हमने लगाना होता है, कौन सा वाला टेस्ट लगाना होता है, 75% वाला। स्टैंडर्ड कहता है 75% वाला टेस्ट आपने लगाना है इकोनॉमिक लाइफ को सामने रखते हुए। किसको सामने रखते हुए? लेकिन अगर मजबूरी में इकोनॉमिक लाइफ ना दी हो पेपर में, अगर इकोनॉमिक लाइफ ना दी हो तो यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे। डन। तो यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे। पहले जरा कॉन्सेप्ट एक दफा दोबारा समझ लें, फिर मैं करता हूं, आपको टाइम देता हूं। हमारा एक टेस्ट है कौन सा, सी। इसमें क्या लफ्ज लिखा हुआ है, और लीस्ट टर्म। असूली तौर पे सवाल को हमें क्या देनी चाहिए, और तो हमें लीस्ट टर्म को इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करना चाहिए। 75% से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। मजबूरी में पेपर में अगर कभी इकोनॉमिक लाइफ गिवन ना हो, अगर तो इकोनॉमिक और यूजफुल दोनों गिवन है ना, तो फिर तो इकोनॉमिक ही लें। लेकिन अगर मजबूरन इकोनॉमिक लाइफ ना दी हो पेपर में, तो लीस्ट टर्म को किस पे डिवाइड कर दें, यूजफुल लाइफ। डन। तो ये नोट कर लें, छोटी सी बात, पहले इतना सा नोट करें। इसमें आप ये क्यों लिखने की जरूरत है, 4 साल, चलें लिख लें 4 साल, 7 साल, 30 साल। असूली तौर पे टेस्ट किस पे परफॉर्म होगा, 4 डिवाइडेड बाय 30। लेकिन मजबूरी में अगर इकोनॉमिक लाइफ गिवन नहीं है तो यूजफुल लाइफ। हाँ, वो अगर एक्सटेंशन ऑप्शन है रीजनेबली सर्टन, तो उसको डाल के लीस्ट टर्म लोगे ना आप। फिर ऑपरेटिंग और क्लास के बाद सवाल पूछ लो, ये कोई इतनी वो बात नहीं है ऐसी इंपॉर्टेंट, क्लास के बाद पूछ लो। अच्छा भाई, जो भी फिजिकल में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो सेशन क्लास से पहले भी टाइम है, प्रेफरेबली ये कहूँगा क्लास के बाद आके आप सवाल पूछ लिया करें, फिजिकली आके क्लास के बाद प्रिंसिपल रूम में या फैकल्टी रूम अगर बन जाए। अच्छा, तो अब जो है वो आगे मूव करते हैं। मैं कुछ और बात करने लगा था आपसे। अच्छा जी भाईजान, कितने बजे में है, 9 बजे में है भाईजान, 9 बजे में। खुदा का खौफ करें, छोटी है ये कौन है, ये कौन है, लेसर ने लेसी को खड़ा किया हुआ, चेयर भी नहीं दी हुई। बोल क्या चाहिए तुझे, इसने कहा मुझे एसेट चाहिए। चल ठीक है, टेबल टॉक करते हैं बैठ के, इधर बिस्किट पड़े हुए हैं। अच्छा, तो टेबल टॉक करते हैं भाईजान, बैठ के आजा आजा आजा, क्या मसला है तुझे। लेसी ने कहा भाईजान मसला कोई नहीं, आप सुने लेसर है माशाल्लाह, अल्लाह आपके भाग लगाए, तो मुझे जो है ना एसेट जो है वो लीज पे चाहिए। मुझे एसेट किस पे चाहिए, लीज पे चाहिए। लेसर ने कहा भाईजान आप एंड पे खरीदना पसंद करेंगे या मुझे वापस करना पसंद करेंगे। इसने कहा मैं आपको वापस करना पसंद करूंगा, मैं आपको वापस करना पसंद करूंगा। लेसर ने कहा बंदों के पुत्र की तरह इस्तेमाल करें। समझ आ बात मेरी, इसके कान खड़े हो गए। आज हम डिस्कशन करने लगे हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की लेसर के एतबार से। पुराना वाला लेसी का कॉन्सेप्ट जरा साइड पे रखना है, बानों वाला वरना ये समझ नहीं आना आपको। वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। लेसर और तरीके से चीजों को लेकर चलता है, लेसी और तरीके से लेकर चलता है। ठीक है, डन। तो लेसर जो है उसने लेसी से सवाल किया कि भाईजान एसेट लीज टर्म के एंड पे आप खरीदना पसंद करेंगे। लेसी कहते हैं भाईजान मैं खरीदना पसंद नहीं करूंगा, मैं आपके मुंह पे मार के जाऊंगा। तो लेसर ने कहा अच्छा यार तू तेरा होला रख, मैं तुझे कह रहा हूं तो तू भी आगे से बोल, लड़ाई हो जाएगी फिर। तो लेसर ने कहा ठीक है यार, अगर तूने एक फड्डा ही डालना है ना, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि हम जो है वो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। चला छोड़े वापस आ जाए जो हम पढ़े थे। अच्छा, तो अब सवाल क्या है जरा बता दें दोबारा। लेसर ने लेसी से सवाल पूछा, आपस में बहस चल रही है कि भाईजान ये एसेट का क्या करना है। लेसी ने कहा भाईजान एंड में मैं आपको वापस करके जाऊंगा। डन। अब लेसर कहेगा भाईजान मुझे गारंटी चाहिए, मुझे गारंटी दो। अब इधर एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट पे दोनों के साइन होंगे, डाउन पेमेंट्स तय होंगी, एनुअल रेंटल तय होंगे, और लेसी गारंटी करेगा कि मैं आपको जो है वो 8 मिलियन इंशाल्लाह पे कर दूंगा, आप परेशान ना हुए। 8 मिलियन तक मैं आपको पैसे गारंटी करता हूं, कोई भी आपका मसला हुआ 8 मिलियन मेरी तरफ से गारंटी है। आप बता दें एग्रीमेंट में कितनी गारंटी तय पा गई, 8 मिलियन। इसे हम कहा करेंगे लेसर के लिए GRV। इसमें कुछ सोच नहीं आगे, लेसर कुछ सोचेगा, उधर सोचना होता था, उधर सोचना होता था। इधर लेसी ने, लेसर जैसे ही लेसी ने मुंह से निकाला 8, लेसर ने फौरन लिख लिया 8 एग्रीमेंट में। अब लेसी मुकर नहीं सकता,
आप बता दें लेसर को क्या उम्मीद है, कितने पैसे आ ही जाने हैं अगर मिसयूज भी हुआ है सर? 8 आ जाने हैं। इसमें कुछ नहीं सोचेगा लेसर, ये 8 लेसर की जीआरबी है। आपको पता था लेसी तो इस 8 का फिक्रा बोलने के बाद घर जाएगा, घर जाके बानों से डिस्कशन करेगा, मैं इस एसेट को अच्छा इस्तेमाल करूंगा बुरा इस्तेमाल करूंगा। वो किसकी डिस्कशन थी? ये किसकी है? भाईजान लेसर जीआरबी ले लेगा 8, इस पे कोई अगली बात नहीं है। लेसर कितनी जीआरबी ले लेगा बोलें? 8 की जीआरबी ले लेगा लेसर। ये बैग देना। अब्दुल्ला भाई वो चार्जिंग पिन किधर है भाई? पॉज कर दो, ऐसी टाइम जाएगा बच्चों का। जी भाईजान, तो लेसी मुझे बता दें जीआरबी उसके जाने के बाद कितनी लिख लेगा? 8। वो कहेगा कि भाईजान 8 के बारे में टेंशन ना लें, 8 तो मुझे किसकी तरफ से मिल ही जाना है। ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करते हैं आप लोग? ऑल्ट F4 तो छोटी कमांड है ना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट उसका भी बाप है। जी लेसर कितनी जीआरबी लिख लेगा अपने लिए? लेसर रिलैक्स है और रिलैक्स होकर चेयर पीछे करके आराम से कहेगा चलो भी जीआरबी क्या हो गई? 8। भाईजान क्या हुआ? जल्दी बताएं जल्दी बताएं। 10 बज गए, वेल डन। और लेसी चला गया। कौन अकेला रह गया? लेसर अकेला रह गया। स्टैंडर्ड कह रहे लेसर सोचो, लेसर कह रहे नहीं सोचना, सोचो सोचो। लेसर ने कहा क्या क्या सोचूं, क्या सोचूं, जरा बताओ क्या सोचूं? स्टैंडर्ड ने कहा भाईजान सोचो कि जब लेसी एसेट लेसर ने कहा मैं ना जाऊं, मेरी भी तो बानो है घर में। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, तुम इधर ही सोचो, तुम इधर ही सोचो। तुम क्या करो? बोलो बोलो बोलो, सोचो। तुम सोचो कि जब ये एसेट वापस आएगा, जब ये एसेट वापस आएगा तो मार्केट में कितने का होगा? सोचो। लेसर ने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे कहा ये लेसी अच्छा है, अच्छे तरीके से एसेट इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से ना, गारंटी तो मैंने उसे कम ली है, लेकिन ये एसेट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। मेरे ख्याल से ना 12 मिलियन का तो एसेट ये हो गई जब वो वापस लाएगा। ये लेसर सोच रहे बैठ के कि मेरा ये एसेट जब वापस आएगा तो बाजार में कितने का होगा, उसमें से गारंटी कितनी करा ली है। स्टैंडर्ड कहता है भाईजान आप यूजीआरवी में डाल दें 4 मिलियन। यूजीआरवी में कितना डाल दें? दैट रेजिडुअल वैल्यू विच इज येट नॉट गारंटेड। इट इज दैट रेजिडुअल वैल्यू विच इज येट नॉट गारंटेड। अच्छा, स्टेप वन ये हुआ करेगा लेसर के लिए कि लेसर जो है वो जब लेसी को एसेट देगा तो लेसर लेसी को एसेट देके उससे साइन जिस अमाउंट पे कराएगा ना, उसका नाम हम रख दिया करेंगे। लेसर के फॉर्मूले में जीआरवी 8 होगी, बस खत्म। लेसर के फॉर्मूले में और कोई चीज नहीं है। लेसर को सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैंने सोचवाया नहीं इसको, इधर ये देखें खाली बैठा हुआ है, कोई सोचवाया नहीं। गारंटी 8 होगी, जो एग्रीमेंट वाली अमाउंट है वही इसकी जीआरवी होगी। इसके फॉर्मूले में जीआरवी कितनी जाएगी? 8 मिलियन। इसके जाने के बाद एक और रेजिडुअल वैल्यू होती है लेसर के लिए। अब स्टैंडर्ड कह रहे हैं लेसर तुम सोचो कि जब ये एसेट वापस आएगा तो लीज टर्म के एंड पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, इसकी रेजिडुअल वैल्यू या मार्केट वैल्यू क्या होगी। लेसर ने सोचा, लेसर ने कहा इतने बुरे तरीके से मिसयूज नहीं करेगा, मेरे ख्याल से 12-13 मिलियन का निकल, चलो 12 मिलियन का ये एसेट निकल ही सकता है। आप बता दें लेसी से कितनी गारंटी ली हुई है? आप चाहे लेसी जो भी कर दे 8 तो उससे आने ही आने हैं, ठीक है। और आप बता दें लेसर क्या सोच रहे हैं, मेरा एसेट कितने का बाजार में बिक सकता है। इसमें से किसने जिम्मेदारी दे दी है और किसने अभी तक जिम्मेदारी नहीं दी? 4 की अभी तक कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं दे सका। इस 4 मिलियन को लेसर किस में डालेगा? गारंटेड। तो भाईजान असूल यह बना कि लेसर रेजिडुअल वैल्यू सोचेगा कितनी आई? 12। उसमें से जो एग्रीमेंट वाली होगी, एग्रीमेंट वाली मैं बोल रहा हूं, जो एग्रीमेंट वाली होगी उसे किधर डाल दिया करेगा? जीआरवी में।
और बैलेंसिंग को डाला करेगा यूजीआरवी। तो व्हाट इज टोटल रेजिडुअल वैल्यू एज पर द थिंकिंग ऑफ लेसर 12, व्हाट इज गारंटेड बाय लेसी 8, एंड व्हाट इज नॉट गारंटेड बट दैट विल स्टिल बी रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड, मार्केट में किसी बंदे को बेच के मिल ही जाएंगे, तो वो कितने पैसे होंगे 4 के होंगे। डन। इसको पहले ऐसे नोट करें, फिर वो मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं। लेसर सोचे, लेसर थिंक करे कि एसेट एंड पे कितने का होगा, उसमें से जो गारंटी कर गया लेसी वो डाल दे उधर, बाकी गारंटी नहीं हुई अभी तक। हाँ जी, लेकिन भाइयों खुदा के लिए ज़हन में रखना, ये सोचेगा उसके जाने के बाद 10 बजे, और एग्रीमेंट में कितना लिखवा लिया था उस पे जाने से पहले 9 बजे, कितना लिखवा लिया था 8। उसके जाने के बाद सोचेगा कितने का बिक जाएगा, और उसके मौजूदगी में सोचेगा कि कितनी गारंटी इससे करवाऊं। हो सकता है ऐसी गारंटी ना करे, बिल्कुल ही लिफ्ट ना कराए। अच्छा भाई, ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग दे दें, लेसर की डिस्कशन है, लेसर की डिस्कशन है, लेसी की बिल्कुल डिफरेंट थी। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड एट एंड ऑफ लीज, जीआरवी। जीआरवी क्या होती है भाईजान? गारंटी गिवन बाय लेसी। इसके नीचे ना एक दो जरा लाइनें छोड़ दीजिएगा जीआरवी के नीचे, वो मैं फिर कुछ शायद और लिखवाऊं। यूजीआरवी रेजिडुअल वैल्यू नॉट गारंटेड बाय एनीवन, नॉट गारंटेड, बोले बोले बोले, बाय एनीवन। इसके ऊपर बड़ी सी हेडिंग दें, लेसर डिस्कशन। चलें जी, 9 बजे क्या सोचा करेगा कि एग्रीमेंट में कितना लिखवाऊं, वो आप आपके एग्रीमेंट में लड़ लड़ के जितना लिखवा लें आपकी किस्मत है। बात जाने के बाद क्या सोचेगा कि कितने का बिकेगा बाजार में, जितनी गारंटी होगी उसे गारंटी में डाल दें, बाकी को क्या कहते हैं अनगारंटेड, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग अनगारंटेड। वो सबर अभी ये सिनेरियोस देखते हैं। क्या चीज? तो वो भागता है ऐसी, मैं कहता है मैं किसी और के पास चला जाऊंगा, वो कहता है नहीं रुक जा, कुछ तो दे दे गारंटी। ये लेसर की डिस्कशन है, लेसी की नहीं है, लेसी की तो डिस्कशन हो चुकी ना, ये लेसर की डिस्कशन है सारी। अच्छा अगली बात लिख लें, यूजीआरवी का लफ्ज सिर्फ लेसर के लिए ही है, क्योंकि लेसी ने तो बाजार जाके नहीं भेजना ना, लेसी ने तो वापस कर देना है। यूजीआरवी का लफ्ज सिर्फ लेसर के लिए ही यूज हुआ करेगा, लेसी के लिए यूज नहीं होगा। यूजीआरवी का लफ्ज सिर्फ लेसर के लिए ही यूज हुआ करेगा। अच्छा यार, ये जो अमाउंट्स आ रही हैं, जीआरवी, यूजीआरवी, परचेज ऑप्शन की प्राइस, टर्मिनेशन की पेनल्टी, ये सारी अमाउंट्स कहाँ प्लॉट करते हैं? लीज टर्म के बिल्कुल आखिरी तारीख पे। ये काफी सारी अमाउंट्स आ रही है ना जो एंड पे आ रही हैं, रेंटल्स के अलावा। अब आप जो है वो इस तस्वीर को शक कह सकते हैं, किसकी डिस्कशन है जी? लेकिन ऐसा मैं करता हूं कि दूसरी भी साथ ही ले आता हूं, इसको इसके नीचे ले आते हैं और दोनों के दरमियान में लाइन लगा देते हैं। चलें जी, ये सारी लेसर की डिस्कशन है। मार्केट वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, जो लिखवा लेगा उससे, उसे क्या कहेंगे? जीआरबी। बाद में सोचेगा कितनी आनी है, उसे कहेंगे टोटल रेजिडुअल वैल्यू। टोटल रेजिडुअल वैल्यू इज 12,
उसमें से जितनी लिखवाई वो, जो नहीं लिखवाई वो UGRV। चलें जी, अब जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा ना ऑनलाइन वाले हजरात, जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा तब तो जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं उसका सोल्यूशन लिखा होगा, लेकिन अभी मैंने इसका सोल्यूशन लिखा नहीं। आप लोग एक एक करके फिल आउट करना शुरू कर दें। ऐसी 4-5 अंग्रेजी के फिक्रे लिखे हैं ताकि आप बता सकें GRV कितनी है, UGRV कितनी है। पांचों सवाल नहीं करने, एक एक सवाल मेरे साथ डिस्कस होगा, फिर अगले की तरफ मूव करना है। ये आज के नोट्स हैं, सवाल किताब में नहीं है। नोट्स नहीं मिले, अबू बकर अब आप किसी को कह दो, कोई मसला नहीं, नोट्स नहीं मिले, इधर देखते रहे, अभी सोल्यूशन नोट अच्छा पढ़े में है, उधर दे दें। और कहाँ नहीं मिले, जरा हाथ खड़ा कर दें भाई, ये फर्स्ट रो में और इस रो में जरा ला के दे दें। और भी पढ़े में लास्ट में, इधर लास्ट रो में, इधर दे दो इस रो में, अगली 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 रो में 2 कॉपीज, और इधर फर्स्ट रो में भी एक। एक मुझे भी दे दो, मैं भी घर ले जाऊं। अच्छा छोटा भाई कोई नहीं है मेरा। अच्छा पॉइंट 1, लेसी हैज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज। लेसी ने कितनी गारंटी कर दी? 10 मिलियन की। उसके जाने के बाद लेसर ने सोचा, ऑल्दो लेसर एक्सपेक्ट्स दैट मशीन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू विल बी ₹15 मिलियन एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अब बता दें जी, जिस वक्त 9 बजे थे तो दोनों ने क्या सोचा, 9 बजे थे, एग्रीमेंट में कितना लिखवाया? 10। उसके जाने के बाद इसने सोचा ये असद 15 तो दे ही जाएगा, 15 में से कितने की गारंटी मिल गई है? तो बाकी 5 अनगारंटेड। क्लियर? अच्छा अगला सवाल, लेसी का पुत्र मैं नहीं गारंटी करता। लेसी ने कहा कर दे यार तेरी मेहरबानी। लेसी ने कहा ना मैं नहीं गारंटी करूंगा। लेसी ने कहा फिर तू ऐसे लीज पे ना ले। लेसी ने कहा ठीक है मैं नहीं ले रहा। लेसी ने कहा नहीं 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 बैठे यहाँ यार, ले लें लीज पे। अच्छा गारंटी नहीं करनी ना करें, आपकी मर्जी यार, अल्लाह पूछे। लेसी हैज नॉट गारंटेड एनी रेजिडुअल वैल्यू। लेसी ने गारंटी नहीं की। हाउएवर 9 बजे की बात है ये। हाउएवर 10 बजे लेसर ने सोचा कि ये मशीन बाजार में इसकी मार्केट वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? आप बता दें। तो सारी की सारी मार्केट वैल्यू ही अनगारंटेड। मार्केट में कितने, अब प्लीज तरीके से हम 4, उसमें से गारंटी 0, तो बाकी अनगारंटेड 4। क्लियर? प्लीज 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 बिहेव। अच्छा जी नेक्स्ट जी, अगला पढ़ें। सर ये क्या बात हुई, 10 बजे पहले आ गए हैं? हाँ 10 बजे वाली बात पहले बता रहे हैं। नहीं मैं जा रहा हूं, देख लें 10 बजे वाली बात पहले बता रहे हैं। लेसर ने सोचा कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 30,000, उसमें से 20,000 गारंटी करा ली है। तो एग्रीमेंट में कितनी डाली? 20 टोटल। तो कितनी गारंटी नहीं करा सका? 10। तो 20 और 10, जीआरवी और यूजीआरवी। आगे चलें। लेसर का अंदाजा है कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी एट द एंड ऑफ लीज इज 5 लाख, जिसमें से सिर्फ वो 2 लाख की गारंटी करा सके। तो बताएं एग्रीमेंट में कितनी लिखवाई होगी? 2 लाख। लेकिन एंड पे एसेट कितना दे जाएगा? 5 लाख। तो 5 लाख में से 2 तो गारंटेड है, तो 3 लाख अनगारंटेड। आखिरी सिनेरियो मजे का। लेसी ने कहा जिगर 10 मिलियन की गारंटी है तुझे। लेसर ने इसके जाने के बाद सोचा यार बड़ा सखी लेसी था, मेरे तो ख्याल से ये मशीन साथ ही दे जाए बड़ी बात है। वैसे लेसर ने कहा मेरा भी लेवल है, मैंने वो चीज जो एंड पे 7 की बिक सकती है बाजार में उसकी कितनी गारंटी करवा ली है। इसकी कई रीजन होती हैं। एक रीजन ये भी होती है कि लेसी बेचारा मजबूर होता है और लेसी को कहीं से असर मिल नहीं रहा होता, तो मजबूरी में लेसर उससे कहता है कि यार गारंटी तेरे से 10 की करवानी है मैंने कम से कम। लेसी कहता है यार इतना ना करवा, छोड़ पर। लेसर कहता है नहीं बस तेरी मजबूरी मुझे पता चल गई है, बस मैं तू मजबूर है, तू कर गारंटी। अब लेसी बेचारे को एसेट चाहिए था, तो लेसी ने मजबूरी में 10 की गारंटी कर दी। और लेसर इसके जाने के बाद क्या सोच रहे हैं, जब वापस लाएगा तो बाजार में कितने का बिक सकता है? 7 का। अब मुझे बता दें कोई तुक बन रही है अनगारंटेड की, लेकिन 10 तो मिलना ही मिलना है ना। 10 पे तो रिलैक्स हो जाए, आपकी किस्मत है जितना भी आपको मिला, तो 10 तो मिलना ही मिलना है। अब अनगारंटेड कितना हो गया? ये कितने लोगों ने सही किया था? ये गड़बड़ है। अच्छा अब आप निकाल लें प्रैक्टिस का क्वेश्चन 8 पेज 70। थ्योरी की बातें खत्म करें, न्यूमेरिकल शुरू करें।
और हाँ एक चीज तो रहेगी, ये ऑन ऑटो पे लगा हुआ है। चलें यार इसको ऑन होने दें, उतनी देर में मुझे लेसी के फॉर्मूलाज बता दें। अगर लेसी ने खरीद लेना है तो फॉर्मूला था डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस, और अगर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी गिवन बाय लेसी, जो लेसी ने जीआरवी देनी थी। ऐसा ही पड़ा था। अच्छा, अब फॉर्मूलाज किसके होने लगे हैं? लेसर के। लेसर के भी कितने फॉर्मूलाज? 2। ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, ओनरशिप विल। अच्छा, मैं जो अभी सुबह से लगा हुआ हूं 15 मिनट से, इसमें मैंने ये कहा था कि लेसी ने कहा है कि भाईजान एसेट मैंने नहीं देना, तेरे मुंह पे मार के जाऊंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है लेसी कह दे मैं एसेट खरीदूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है लेसी कह दे मैं एसेट खरीदूंगा। तो लेसर के फॉर्मूलाज पढ़ने लगे हैं हम 2 सूरतों के अंदर। नंबर 1, ओनरशिप, बोले बोले बोले, नहीं, विल ट्रांसफर टू। अगर ये होगा तो फिर बता दें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या एलपी लिखूं लफ्ज? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो फिर जीआरवी यूजीआरवी की बातें हो रही होंगी या कोई और बातें हो रही होंगी? तो भाईजान फिर ये बातें नहीं हो रही होंगी। अगर आप अपना चेहरा शरीफ इधर करें और हम इस डेटे को कॉपी करें और कॉपी करके यहां पे उंगली रखें और इस डेटे को पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद जो है वो हम ऐसी बातें करें जो बातें लेसी और लेसर के दरमियान हो रही हैं। लेसी ने लेसर से कहा यार माय डियर 9 बजे हैं, मान जा यार एक बात, एसेट में खरीदना पसंद करूंगा। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि लेसी लेसर को क्या कह दें? एसेट में। फिर बता दें टेबल पे जीआरवी की डिस्कशनें हो रही होंगी या कोई और। अब लेसर इससे गारंटीज ले रहा होगा कि मिस यूज ना करी, या लेसर परचेज प्राइसेस तय कर रहा होगा? परचेज प्राइसेस तय कर रहा होगा। अब मुझे बता दें अगर 9 बजे कोई ऐसा लेसी आए जो कि स्काई ब्लू या चले ग्रीन कलर का हो, ये कोई और लेसी है, अगले दिन सुबह 9 बजे आ गया है, तो ये जो लेसी अगले दिन सुबह 9 बजे आया है इसके साथ लेसर ने कहा तुझे क्या पसंद है? लेसी ने कहा मैं तो एसेट ना एंड पे खरीद लिया करता हूं, जहां भी जाता हूं मैं एंड पे एसेट खरीद लेता हूं, मेरी तो बचपन से ही आदत है, तो मैं एसेट खरीद लूंगा। आप बताएं टेबल पे परचेज ऑप्शंस की बातें हो रही होंगी कि परचेज कितने का करना है या गारंटीज मांगी जा रही होंगी। तो ऐसी सूरत में एग्रीमेंट में लिखा जाएगा भाईजान परचेज प्राइस 4 है और ये फिर आप रेंटल भी देंगे, डाउन पेमेंट भी देंगे और रेंट पे लेसी ये पैसे भी देगा। तो लेसर के भी 2 तरह के हो गए। बता दें कौन कौन से? ओनरशिप, इसमें क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन की प्राइस। और दूसरा सिनेरियो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। इसमें फिर लेसर कितने पैसे लेगा उससे जरा बोलें यार। ये ना अब आपने तसल्ली से देखना है। लेसर डाउन पेमेंट लेगा, रेंटल लेगा और यूजीआरवी इससे नहीं लेगा क्योंकि उसकी गारंटी नहीं, वो बाजार में जाके रियलाइज करा लेगा। ये कौन सी होगी? यूजीआरवी। अक्सर किताबों में लिखा हुआ है, अक्सर किताबों में फॉर्मूला लिखा हुआ है एलपी प्लस यूजीआरवी। बता दें फर्क इन दोनों फॉर्मूलों में? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अगर एसेट लेसर ने लेसी को नहीं देना तो उसे कहेगा डाउन पेमेंट दो, रेंटल दो, जीआरवी दो। ये लीज पेमेंट्स हैं जो मैं तुमसे ले रहा हूं, ये तुमसे ले रहा हूं, ये लीज की पेमेंट नहीं है, ये बाजार से रियलाइज करवा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज यूजीआरवी। तो वैसे तो ये फॉर्मूला भी पेपर में चलेगा, लेकिन कुछ सूरतों में हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों ब्लैक वाले पैसे कौन दे रहा होगा? लेसी दे रहा होगा, इसलिए इनको लीज पेमेंट भी कहा जा सकता है क्योंकि लेसी लीज पेमेंट का लफ्ज यूज करते हैं अक्सर, तो इनको लीज पेमेंट भी कहा जा सकता है। तो एलपी प्लस यूजीआरवी दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ब्लैक वालों को मैंने ऊपर भी ब्लैक और नीचे भी ब्लैक में क्यों लिखा है? ये पैसे लेसी ने देने हैं और ये पैसे बाजार से रियलाइज होने हैं।
एंड पे मिल जाएगी ना, एसेट बाजार में ले जाओ, एसेट आपके पास वापस आ गया, जो मर्जी समझ लो, कैश में रियलाइज हो गया, जो मर्जी हो गया, क्या, हाँ, तो वो उससे रिकवर कर लेगा ना जितने जीआरबी की शॉर्टेज होगी। डिस्काउंट यूजीआरबी को इसलिए करेंगे ये पैसे आज मिलने हैं या कई सालों बाद मिलने हैं, तो जो पैसे भी एंड पे मिलते हैं उसको डिस्काउंट करेंगे। जो पैसे आज के होंगे, ये सारी जीआरबी यूजीआरबीज जो हमने सोची हैं, आज की प्राइसेस सोची हैं या जब लीज के बाद एसेट आएगा उसकी सोची हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें हैं, मैं उनकी बहस में नहीं जाना चाह रहा। असल में कई दफा जीआरबी यूजीआरबी उस तरह मूव नहीं करती जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर एंड पे गेन लॉसेज आते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लीज के शुरू में बस जीआरबी यूजीआरबी कैसे निकालते हैं ये हमारे सिलेबस में है, इससे ज्यादा की बहस में आपको जाने की जरूरत नहीं। टोटल जो रेजिडुअल वैल्यू होती है, किधर है किधर है किधर है किधर है, डायग्राम हो वो तो मैंने मिटा दी। टोटल जो जीआरबी होती है उसमें जीआरबी यूजी, टोटल रेजिडुअल वैल्यू में जीआरबी यूजीआरबी शामिल होती है। फिर वो लेसी से नहीं लेता ना असल में, लेकिन एक उम्मीद तो लगी होती है अगर वर्स्ट सिनेरियो में कुछ भी असर को मुझे मिल तो सकता है ना, ये सोच होती है उसकी। बात आपकी सही है बिल्कुल, बात आपकी सही है बिल्कुल। ओके, तो लेसी के फॉर्मूला क्या था? लेसी के तो ये फॉर्मूले थे ना, लेकिन यहां हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्लस्टरिंग लिखते थे, यहां किसका लिखते थे? लीज पेमेंट्स का, डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन की प्राइस, डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरबी। ये किसके फॉर्मूलाज हैं आज? लेसर के। अब इसमें ना आपने ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना, जीआरबी किससे रिकवर होगी, यूजीआरबी किससे रिकवर होगी, एंड पे क्या होगा, आपको सिर्फ ये जानना जरूरी था। अगर ये स्किल आप में डेवलप होगी, दैट इज एनफ, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा लीज के एंड पे बातें समझानी पड़ती हैं, वो लीज का आखिरी साल हमारे सिलेबस में नहीं है। चलें जी, क्वेश्चन 8 निकाल लें, पॉइंट 3 उसका सवाल करें आज एक। क्वेश्चन 8.3, पेज नंबर 70 जी भाईजान। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 222,839। लीज, इंसेप्शन ऑफ लीज पे कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 10%। लीज पीरियड, सालाना किस्तें एडवांस में, एरियर में, डाउन पेमेंट, जीआरबी 4000, यूजीआरबी, जीआरबी यूजीआरबी दोनों दे दी या मेहनत करके निकालनी पड़ी? दे दी, बस एक जीआरबी एक यूजीआरबी है, वो दे दी, एज इट इज दे दी। और कैलकुलेट क्या, छोड़ें इस कैलकुलेशन को छोड़ें, नीचे आए, सेल टेस्ट फॉर लेसर प्रिपेयर एसओसीआई, एसओएफपी और नोट। आज कुछ भी नहीं मैं आपको कराना, सादा सी बात करानी है, वही लेसर का सवाल करवाऊंगा लेकिन एडवांस के साथ। पिछले दिनों किसके साथ हुए हैं? 2 सवाल, बस एडवांस के साथ लेसर का सवाल करना है। लेसर का सवाल शुरू कहां से होगा? जीआई से या एनआई से? अच्छा, अगली बात मुझे ये बता दें, ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या लेसी एसेट वापस करके जाएगा? यार ये परचेज ऑप्शन प्राइसेस अगर गिवन ना हो तो जीआरबी यूजीआरबी का क्या मतलब है? इसका मतलब आते ही लिख लिया करें, लेसी विल रिटर्न एसेट एट एंड ऑफ लीज। 1 मिनट ऊपर देखिएगा, इस बात का मतलब ये हुआ करेगा और इस बात का मतलब ये हुआ करेगा। यानी अगर पेपर में लिखा हुआ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो जीआरबी यूजीआरबी गिवन होंगी, या अगर जीआरबी यूजीआरबी पेपर में गिवन है तो गिवन ही तब होंगी जब, तो जीआरबी यूजीआरबी जैसे ही आया करेगा आपको समझ आ जाना चाहिए कि एंड पे लेसर ने एसेट वापस मांग लेना है। किससे? लेसी से। चलें जी, फॉर्मूला बताएं पहले, वर्किंग 1 शुरू करवाएं। नहीं, जीआरबी नहीं मेरे भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन पहली कुछ क्लासों में मैं ऐसे करूंगा, लीज पेमेंट प्लस यूजीआर। लीज पेमेंट कंप्राइज ऑफ डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी, और प्लीज फॉर्मूला तो उसी तरह रखें, यूजीआरबी। डाउन पेमेंट बता दें कितनी है? 10,000, रेंटल 50,000,
50,000 इंटू 5, कैमरा ना हो तो लेके जाओ, किताबें खरीद चुके हैं ऑनलाइन वाले भी। जीआरवी 4,000 और यूजीआरवी अलग अलग करनी पड़ी या दोनों अलग अलग हुई भी गिवन है? अलग अलग हुई भी गिवन है। कितनी? 3,000 267 इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डिस्काउंटिंग तो उसी तरह। कौन सा साल है? 2000? 1 2 3 4 5। डाउन पेमेंट मैं आपको इसलिए यहां लिख रहा हूं ताकि डिस्काउंटिंग जरा आसान महसूस हो। रेंटल एडवांस में और 50,000। जी जीआरवी जो जीआरवी निकालनी आनी चाहिए, डिस्काउंटिंग उसके आसान है। जीआरवी गिवन है कितनी? 4,000 एंड द लास्ट थिंग इज यूजीआरवी। प्लीज प्लीज ये लास्ट रो। अब फिर मुझे कुछ कहना पड़ेगा, अब कोई ना बोले। अच्छा आप सिर्फ बोलो। यूजीआरवी बताओ कितनी है? 3,000। भाई ये जीआरवी, यूजीआरवी, परचेज ऑप्शन, टर्मिनेशन की प्राइस, टर्मिनेशन की पेनल्टी, ये सारी कब प्लॉट करनी है? लीज टर्म के एंड के ऊपर प्लॉट करनी है। ठीक है जी। अब 10,000 को डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट जरा मैं यहां से कर रहा हूं ताकि खुली खुली नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाए। नेट इन्वेस्टमेंट जी 10,000 को डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। जमा इस 50,000 को भी डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब रेड और ब्लैक मार्कर के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा। इस 50,000 को भी डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी कितने 50,000 बच गए? 1 2 3 4। नंबर ऑफ 50,000 आपको कितने नजर आ रहे हैं? 4। अब इनको डिस्काउंट करें। 50,000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा पीछे क्या रह गया? 4,000। 1 2, इधर ना अरसा गिनना होता है, इधर आपने जो है वो नंबर ऑफ 4,000 नहीं गिनने होते। 4 5, इसको 5 साल पीछे लाने। 4,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 5 और यूजीआरवी 3,000। 1 2 3 4 5। डन। एनआई निकाल लें। 222 8 राउंड करके 40 222 8 40। सोल्यूशन में 3,000 नहीं उसको छोड़ो, वो कुछ और है, वो पीवी ऑफ एलपी है। सोल्यूशन छोड़ो। एनआई निकाली हुई है, एनआई में है। मैं अभी आपको वो कटवा दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। इन ब्लैक वालों को भी रेड वालों को इकट्ठा डिस्काउंट कर लें। कभी आगे जाके ना अलग अलग करना पड़ेगा। फिलहाल ब्लैक और रेड की बाइफर्केशन मैंने यहां पे आके खत्म कर दी है एनआई में, बस सबको डिस्काउंट कर लिया जी। तीसरी चीज बोलें, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इज इक्वल टू जीआई माइनस एनआई। जी बताएं। 44160। आज थोड़ा सा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में खुला के इधर बनाने लगा हूं ताकि नजर आने में इशू ना हो। वर्किंग टू डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। कहां से शुरू करना है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल? लेसी के केस में पीवी से और लेसर के केस में एनआई से।
जी कितना 222 840, फिगर्स बड़ी हैं थोड़ी सी। अच्छा उधर 839 लिखा हुआ है, फिर 1 रुपए से आपने एंट्री एंड पे आउट करवानी है। इधर 839 लिखा हुआ है, 1 रुपए से आउट करवानी है। छोड़े पर इधर ही 39 कर लेता हूं मैं, कोई मसला नहीं। किसी ने 40 कर दिया, काटते हुए 39 करते हुए कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी चलें जी शुरू करवाएं। डेट 1 जनवरी 2010 जी। डाउन पेमेंट इट्स जस्ट रिवीजन नाउ, बी रिलैक्स एंड फोकस्ड, ताकि ये सवाल आपसे आसानी से हो जाए। 10,000, कोई गड़बड़ नहीं करनी, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। 10,000 का डाउन पेमेंट भी आना है पहले दिन, और पहला किराया भी आना है 50,000। वन 1 जनवरी 11 सिर्फ किस्त आएगी 16,284 33 716 1291 यार 9 में से 6 जाएंगे तो 3 आएगा ना। वन 291 37 92 जल्दी करा दें, कुछ लोग बोर हो रहे हैं। 9204। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी तक क्लास में कुछ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो इस पे लड़ रहे हैं। 3 लिखने 4 लिखने, मुझे जरा बता दें। उनको छोड़ें, आप रिलैक्स हो जाएं, आप लोग उनकी टेंशन ना लें। 4 लिखते 3 लिखते हैं, कोई मसला नहीं, बेहतर है 4 लिखें। 40 ओ भाई पूरी करा दो, 5 किस्तें, 1 2 3 4। 5वीं किस्त ना 7 वाले को बदवाना नहीं, इस तरह का सवाल है पेपर में इतना लंबा। अच्छा 51 4487 636 63 3 बोल देना ना, जल्दी हो जाता। अच्छा जी 10 का एंड, 11 का एंड, 12 का एंड, 13 का एंड, 14 का एंड। 14 का एंड का मतलब है 5 साल पूरे हो गए, तो 31 12 14। अच्छा इसमें ना अब ये एडवांस का सवाल है, तो इसमें आखिरी किराया ना साल के शुरू में आ गया है, तो एंड पे अगर परचेज ऑप्शन प्राइस हुई तो वो एक ही फिगर होगी, एंड पे अगर जीआरबी हुई वो एक ही फिगर होगी, एंड पे अगर यूजीआरबी हुई वो एक ही फिगर होगी, एंड पे अगर टर्मिनेशन पेनल्टी हुई वो एक ही फिगर होगी। यहां पे जीआरबी यूजीआरबी दोनों आ रही हैं, तो इस तरह की ब्रैकेट में हम इधर करके लिख देते होते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने किया क्या था। जीआरबी कितनी है 4000 और यूजीआरबी टोटल 7000। जीआरबी यूजीआरबी परचेज ऑप्शन प्राइस टर्मिनेशन पेनल्टी सब पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और इससे आगे आपको पूछने या सोचने की जरूरत नहीं। 6364 बचेगा, यही बचेगा कैसे, -1 बच गया। चलें जी जर्नल एंट्रीज करना शुरू करते हैं। कितने सालों की पसंद करोगे, 1 साल की 2 साल की? यार ये एडवांस का सवाल है, अगर अच्छी रिवीजन हो जाएगी तो 2 साल की कर लेते हैं, काफी होंगी। पहले ऐसा करते हैं, एसेट खरीद लेते हैं। सवाल में बताया नहीं हो एसेट किसने खरीदा है, लेकिन समझने के लिए जरा, ताकि एंट्रीज की हमारी बेस बन जाए। एसेट खरीद लेते हैं। हाँ जी हाँ अच्छा भाई ये डिसाइड कर लें पहले लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि जो आपकी पीवीआई है वो कितनी है 222,839 और फेयर वैल्यू
839 100% आ गया। तो यूजफुल लाइफ वगैरह गिवन नहीं थी, तो इसलिए एक का भी टेस्ट यस आ गया। तो ये लीज कौन सी है? फाइनेंस लीज। अच्छा, डेट बताएं। यकम जनवरी 10। ईयर कौन सा है? 2010। यकम जनवरी 10। एसेट डेबिट, ये जो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट वाली अमाउंट है ना, ये वर्किंग से नहीं आनी, ये सवाल से आया करेगी फेयर वैल्यू 222 और आपने पकड़ के ऐसे भागना है 222 फेयर वैल्यू। यकम जनवरी 10 लीज पे दे दें, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, जितने से मारा डेबिट उतने से मारे क्रेडिट, ताकि दोनों तरफ से मुंह लाल नजर आए, लगे चपेड़ी नहीं पड़ी। 222,839 एसेट क्रेडिट। लीज रिसीवेबल किस पे बुक करना है? साथ वाले को कौन ही मारे उसके मुंह से एक फिक्रा निकलेगा, उस पे लीज रिसीवेबल बुक करना है। ट्राई करें हल्की सी, क्या निकले मुंह से? अगर एनआई निकले मुंह से तो उसकी ट्यूनिंग हुई हुई है, और अगर एनआई मुंह से नहीं निकला तो भी मसला है उसमें थोड़ा सा। एनआई 222 ओके। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। इसमें डाउन पेमेंट भी है और पहला किराया भी है 60,000। ओके अच्छा, आप कभी गाय आ जाती है रास्ते में तो फिर उसको भी आप गाय कहते हैं? इकतीस 12-10। ठहर जाए भाईजान, आप जो दीवार के ऊपर अपने बालों का ऑयल लगा रहे हैं, जल्दी खड़े हो। कौन कौन इधर से? आप खड़े हो जाओ, ब्लू शर्ट आप खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। एंट्री बताओ ना, तेरे पास टेंड करा देनी है। सीरियसली बता रहा हूं, एंट्री अगर तूने सही ना बताई तो टेंड करा दी जाएगी। और ये मैं बात पर पता नहीं, अब आप आगे से रिस्पॉन्ड ना कर दो। अच्छा बोलो, क्या कोई एंट्री नहीं होगी? भाई ये फरमा रहे हैं कि कोई एंट्री नहीं होगी। लीज का पहला साल है तो लेसर अपने यूजर्स को खुशखबरी सुनाएगा कि एक साल हमने एसेट लीज पे दिया है, कमा हम कुछ नहीं सके, हम अपना कारोबार बंद करने लगे हैं। भाईजान इनकम में कुछ लेके ही नहीं गए, तो लीजिंग कंपनी के ओनर्स डायरेक्टर्स को जूते मारेंगे कि भाईजान पहला साल खत्म हो गया है, कमाया आपने कुछ है नहीं, तो आपने अजीब लीज का काम खोला हुआ है, आए हमारे साथ रुंडे बेचें। आपने दिसंबर में बिजली इस्तेमाल कर ली, जरा सोचो आंखें बंद करके, बिजली इस्तेमाल आपने दिसंबर में बिजली इस्तेमाल कर ली। दिसंबर में आपने बिल नहीं दिया। वापडा वाले आप नहीं, वापडा वाले क्या दिसंबर 31 दिसंबर को खुश हो या जनवरी में पैसे आने का इंतजार करें? 31 दिसंबर को खुश हो या जनवरी में पैसे आने का इंतजार करें? बोलो। खुश होने की क्या एंट्री करेंगे? वापडा वाले 31 दिसंबर को बिजली का बिल अभी तक वापडा वालों ने आपको नहीं भेजा, लेकिन वापडा वाले क्या एंट्री करेंगे? रिसीवेबल फ्रॉम गाय डेबिट, गाय से मुराद आप होगे जिसने बिजली इस्तेमाल की है। रिसीवेबल फ्रॉम गाय डेबिट एंड इनका इंटरेस्ट कहां से आ गया? वापडा वाले इंटरेस्ट, इनकम क्रेडिट, सेल क्रेडिट। ठीक है जी। तो इसी तरह मोहतरम, टेक ना लगाओ, टेक से बंदे की बैटरी डाउन हो जाए। इसी तरह मोहतरम मुझे बताओ, ये लेसर है, लेसर ने क्या 31 दिसंबर पे खड़े होकर साल एसेट किराए पे दिया रखा? क्या लेसी जालिम किराया 31/12/10 को दे रहा है या यकम जनवरी 11 की सुबह दे रहे हैं? तो उसमें इंटरेस्ट डाल के दे रहा होगा ना। लेसी के एडवांस वाले सवाल जाके होमवर्क में किए थे? सच्ची बताना। ये कौन कौन होमवर्क नहीं कर रहा, जरा बताएं। क्या चाहते हो आप? तो चलो आ रहे हो, कुछ ऐसे आते भी नहीं है, कभी एक दिन छुट्टी कर ली, कभी आप तो उनसे बेहतर ही हो, लेकिन फिर भी आप क्या
चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, वेल डन, कीप इट अप, कोई मसला नहीं, रिलैक्स हो जाओ इंशाल्लाह। अब आप मुझे बताओ एंट्री बोलो, एंट्री मैंने आपसे बुलवानी है, जो मर्जी हो जाए, बोलो लेसर क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट पेएबल नहीं, पेएबल नहीं, रिसीवेबल। लेसर के सवाल हो रहे हैं, बोलो इंटरेस्ट डेबिट और खुशी क्रेडिट। खुशी वैसे मैं सोच रहा हूं ये क्लास के बाद जाके ना फैकल्टी रूम में मैं वीप करूं। इंटरेस्ट रो मैं इस बात के ऊपर कि भाईजान आप, अच्छा चल कुछ नहीं होता ना, रिलैक्स हो जाए, क्या हो गया, होती है फिर वापस भी ले लेते हैं टीचर। अच्छा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, बोले कितने से? 16। यार एक मजे की बात हूं, इन सब को छोड़, तुझे ये एंट्री नहीं भूलेगी अब, ये मैं मजे की बात तुझे बता रहा हूं, कभी नहीं भूलेगी आप। 16284 लेसी के सवालों में एंट्री होती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये जरा इसी के विंग्स ऊपर करवा दें। लेसी के सवालों में एंट्री होती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, उधर कोई नहीं बैठा हुआ, उधर बैठा हुआ है दानिश। दानिश उठ पड़ा है, दानिश दरवाजे के पास पहुंचने वाला है, दानिश ने दरवाजे को पकड़ लिया, दानिश दरवाजा खोल चुका है, दानिश दरवाजे से निकल चुका है, दानिश इस वक्त रास्ते में है, अनकरीब इस क्लास का दरवाजा खोलेगा, लेकिन दानिश के पास रिमोट नहीं होगा, दानिश पता नहीं किधर चला गया। अच्छा इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, आप ही मोहतरम खड़े होंगे, आप अगले साल की एंट्रीज करवाएंगे, वरना मैं जा रहा हूं। कोई कह रहा होगा जाए 2011 दानिश आ चुका है, दानिश के हाथ में रिमोट है, दानिश जो है वो ये वाले एसी के करीब आएंगे, दानिश ने बटन दबाया, विंग्स ऊपर गए, जा रहे हैं 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 जा रहे हैं, रोकें रोकें रोकें, बस ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, बस ठीक है। दोबारा नीचे आ गए हैं, दानिश ने दोबारा रिमोट पकड़ लिया है, दानिश मुस्कुरा रहे हैं, ये रजिस्टर से ऊपर कर लेते हैं, इनकी टेंशन ना ले। तो 2011 का साल शुरू हो गया। माय डियर यू आर सपोज टू स्टैंड अप, माय डियर प्लीज स्टैंड अप। मुझे बताओ 2011 के अंदर लेसर बाजार से एसेट खरीदेगा? यस और नो बोलने। एक्सेलेंट। 2010 के अंदर लेसर दोबारा एसेट लेसी को लीज पे देगा? यस और नो बोलने। नो बोलने, 5 दफा नो बोल दिया तो ऑपरेटिंग लीज नहीं, ये वो वाला नो नहीं है। और तीसरा बोलो 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 बोलो, कैश डेबिट 50,000, ये वाला। लीज रिसीवेबल क्रेडिट, वेल डन, लीज रिसीवेबल क्रेडिट। और ये इनकम में डालूं, इनकम में डालूं, डबल इनकम बुक करूं, जो चीज पिछले साल इनकम में जा चुकी है वो साल इनकम में फिर डालूं चीज को, इनकम में डालूं या रिसीवेबल खत्म करूं? अगर इनकम में डाल दिया तो डबल इनकम में चला जाएगा, आपने पुराने रिसीवेबल को खत्म करना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल जी भाईजान होमवर्क करें, वरना आप अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं, आप अपने पांव के ऊपर पूरी तोप चला रहे हैं। बैठे 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 अगली एंट्री बोले, आज बैठे बैठे अगली एंट्री बोले। ये तो एंट्री होगी ना जकम जनवरी 11 को, 31/12/11 को। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने से? एक्सेलेंट, 1291। और जहन में वही सोच रहे हैं कि 31/12/11 के साल का इंटरेस्ट 31/12/11 को अगर नजर ना आया तो यकम जनवरी 12 की सुबह नजर आएगा। तो अच्छा यार ये इंटरेस्ट जरा सोचे, ये धोखा है, ये ना 2010 के साल का है यार, ऐसे ही है ना। साथ वाले को पैर से समझाएं तो 2 उंगलियां रखे इधर, ये यार ये 2010 के साल, तो थोड़ी पे उंगली रख रहे हैं, थोड़ी पे इधर उंगली रखें, रखें 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 रखें, साथ वाले के रजिस्टर पे जहां उंगली रखें, बोले ये 2010 का इंटरेस्ट है। हाइब्रिड वाले नहीं कर रहे ऐसा, पंगे लें लें लें। ये किस साल का इंटरेस्ट है? 2010 का। ये बात समझ आ गई, ये एक्शन आपको सबका याद रहेगा। 2010 का इंटरेस्ट है जो यकम जनवरी 11 को मिल रहा है, कमा कब रहे हैं? 31/12/10 में। अगला रिसीवेबल बनाएं, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 1 2 चलें, 1 साल की एंट्रीज और कर दें और ये कह लगाना बंद करें। 1 साल की एंट्रीज और कर दें। भाई अब तुमने चेक किया करना ये होमवर्क करके आता है या नहीं, अब आपसे पूछा जाएगा। अच्छा नर्वस हो गया था, वेल डन, अब गलती नहीं करेगा, ठीक है।
जर्नल एंट्रीज में अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम का कोई लफ्ज नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जब लीज शुरू हो तो सारा ही इंटरेस्ट अनअर्न्ड होता है, क्योंकि अभी कमाया नहीं है, इसलिए यहां हम अनअर्न्ड का लफ्ज यूज कर लेते हैं। और एक और जगह अनअर्न्ड का लफ्ज यूज करते हैं, वो नोट में मैच्योरिटी एनालिसिस के बाद जब रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं तब हम किसका लफ्ज यूज करते हैं? अनअर्न्ड। अच्छा जी, ये क्या बन गया भाईजान? जनरल एंट्रीज। आप क्या बनाना है? P&L और बैलेंस शीट। तो वो तो आसानी से बन जाएगी, वो कोई मसला नहीं। रिवीजन हो रही है आज, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल। बस वो एक कहानी सी 9 और 10 बजे वाली याद रखनी है, असल वो थी आज की कहानी। P&L बनाए जी। P&L 31/12/10 और 31/12/11। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम जल्दी कर दें। अगर आपने एलएससी के सवाल किए हैं एडवांस वाले तो मसला ही कोई नहीं। चलें अब जरा पहले ना तो डिफरेंट आएगा, सारा डेटा डिफरेंट आएगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। हाँ हाँ सब। अच्छा मोहतरम, मुझे ये बताएं, अगर 31/12/10 की किस्त 31/12/10 को पे हो रही होती तो फिर तो मसला ही कोई ना होता। 31/12 की किस्त 31/12/10 को पे होती, 31/12/10 की फिगर के सामने वाले इंटरेस्ट इनकम उठा लेते। लेकिन अब 31/12/10 की किस्त 31/12/10 को पे नहीं हो रही बल्कि 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 11 के सामने वाला जो इंटरेस्ट है वो किस साल कमाया है? 2010 का साल है ना दरमियान में, सारा 10 में कमा के 1 जनवरी की सुबह मिला है। कमाया तो सारा इधर ही है ना, तो कितना? और इन सवालों में ना 3/12 4/12 में नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो मिड ऑफ ईयर में कोई 1-2 सवाल हमने किए थे, वो तो ये बिल्कुल ही नहीं है, तो बड़े आसान सवाल है। अच्छा P&L में डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि लेसर एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि किताबों से निकाल चुके हैं। अब क्या बनेगी जी? बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल और करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल आएगा या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा। अच्छा मैं ना अभी लाइन लगाने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा, इसलिए लाइन सिर्फ लगानी होती है लीज रिसीवेबल के करंट नॉन करंट के लिए। पहले मैं आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल कैलकुलेट करवाऊंगा, क्योंकि उसमें लाइन नहीं लगानी पड़ती। तो लाइन लगाए बगैर अभी तक हमारे सारे काम चल रहे हैं। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 11 और 31 दिसंबर 10। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लीज रिसीवेबल, करंट एसेट्स, करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल, वो आपके फिगर खुद ही लिख लीजिएगा, और इंटरेस्ट रिसीवेबल। अगर 31/12/10 का किराया 31/12/10 को आ जाता तो फिर कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल होता? 0। एरियर के अंदर होता है ना वो सवाल। अगर 31/12/10 का किराया 31/12/10 को अगर 31/12/10 का किराया 31/12/10 को आ जाता तो कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल होता या सारा रिसीव हो जाता? अगर 31/12/10 का किराया 31/12/10 को नहीं आया बल्कि 1 जनवरी 11 को आया, तो क्या 31/12 साल के 31/12/10 के साल का इंटरेस्ट 31/12/10 को मिला या अभी मिलेबल है? मिलेबल है। व्हेन इट विल मिल? अगले साल के पहले दिन। तो फिलहाल इसको रिसीवेबल या मिलेबल कह सकते हैं जी। 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 को रिसीव नहीं हुआ बल्कि एक दिन बाद रिसीव हुआ, इसलिए 31/12/10 की रात रिसीवेबल था। कितना? चलिए ये रिवीजन ही हो रही है लेसी जैसे सवालों की। और 31/12/11 का किराया 31/12/11 को रिसीव नहीं हुआ बल्कि किराया 1 जनवरी 12 को रिसीव हो रहा है। तो 1 जनवरी 12 को जो किराया रिसीव हो रहा है उसमें क्या आप फील कर रहे हैं ये 11 के पूरे साल का इंटरेस्ट है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन दोनों के दरमियान फील करें कि 11 का कैलेंडर है। इन दोनों डेट्स में 11 का कैलेंडर है, तो 11 के साल का किस दिन मिला? 1 जनवरी 12 को। इसका मतलब है 11 की रात को रिसीवेबल था। कितना? 1291। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इजी।
बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारा साल कौन सा है? 10वें साल के एंड पे तो पेमेंट नहीं, शुरू में ही हो गई है। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे ये करंट में चला जाएगा और ये नॉन करंट में चला जाएगा। 3 3 1 to 9 1 2 3 क्लियर? अच्छा, अगली चीज बताएं। 31 12 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 12 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31 12 11 के साल में शुरू में ही पेमेंट होगी थी इधर, तो ये पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। बाकी पेएबल हैं या लेसर के लिए बाकी रिसीवेबल हैं, जो भी आप समझ लें। तो ये 11 के लिए 12 करंट होगा और 13 14 15 जो भी होगा, 13 14 ही है सिर्फ, ये नॉन करंट होगा। 3 7 9 2 ये कितने लोगों ने इसी तरह बना ली हुई थी बैलेंस शीट? ओके, टाइम ज्यादा बच गया। मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन रह गई बस। वी विल प्रिपेयर नाउ मैच्योरिटी एनालिसिस एंड द रिकॉन्सिलिएशन। मुस्कुरा रहे आप? ये जो टेस्टों टूस्टों की डिस्कशन है, ये अपलोड जब होती है तो आप डाउनलोड करते हैं या व्यू करते हैं? तीसरी वाली ऑप्शन देखते ही नहीं। सबसे बड़ी बात, इससे भी टेस्ट ही नहीं देते। हाथ खड़ा करें, टेस्ट ही नहीं देते यार। हाथ खड़ा करें, हाथ दो की हाथ ही क्लास ने टेस्ट नहीं दिया और इधर हाथ नहीं खड़े कर रहे। अच्छा, एक चीज शायद मेरा दिल चाहे तो मैं उस पर इनाम भी दे दूं। टेस्ट रूम ही नहीं पता किस फ्लोर पे है। 3 बंदों ने हाथ खड़ा कर। 1 मिनट की खामोशी, फिर चलते हैं आगे। टीचर कौन सा वाला है? ब्लैक वाला। और जिन्होंने टेस्ट रूम नहीं देखा वो रेड वाले। ये देख, छोड़े यार, हम नोट बनाते हैं। लोग पता नहीं क्या करें, हम नोट बनाते हैं। एक बात पहले सुन लें, 31 12 10 के नोट अगर बनाए ना तो ये अर्नड है, ये अर्नड है। इस इंटरेस्ट को अर्नड कहेंगे। इस बात पे अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो बता दे, वरना मैं इस पॉइंट को बेस बना के आगे चलना है। जब रिकॉन्सिलिएशन में बनाने लगूंगा ना तो मैं इसे कहूंगा अर्नड, इसे कहूंगा अर्नड। अर्नड कौन सा इंटरेस्ट होता है? जो पी एंड एल में चला गया है। अर्नड कौन सा इंटरेस्ट होता है? जो पी एंड एल में चला गया। आपने जरा मुतवज्जे होकर देखना है। मैच्योरिटी एनालिसिस तो आसानी से बन जाएगा, रिकॉन्सिलिएशन एडवांस के सवाल की मैंने बनानी है, इसलिए थोड़ी सी टेंशन चाहिए। तो मैच्योरिटी एनालिसिस तो पहले बना लेते हैं ना, वो तो सिंपल तरीके से बनेगा। क्या नाम है? कंपनी एक्स, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। पहले मैं पहले साल का बना रहा हूँ सिर्फ, 31 दिसंबर 10। और यार इसकी भी आदत डालें यहां लिखने की, रुपीज। और अगर रुपीज इन 1000 है तो रुपीज इन 1000 लिखें। फिलहाल रुपीज में ही है। ना ना ना, फाइनेंस लीज। नोट नंबर 7 मिसाल के तौर पे फाइनेंस लीज 7.1 अंग्रेजी वगैरह होगी। एक दो दफा मैंने इंग्लिश लिखा तो टेस्ट के सोल्यूशन में भी बच्चों ने इंग्लिश लिख दिया। ऐसे बच्चों में आप लोग तो माथा चूम लिया करें, मैं यही कहूंगा। 7.2 मैच्योरिटी एनालिसिस। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। बस 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 31 12 10 का नोट बनाने के लिए 31 12 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बड़ी मासूमी से क्लास के बाद एक बच्चा आता है, सर ये लेसर का सवाल हो रहा है, पेमेंट ना बोला करें। ओ यार बोलने दे यार, बात होगी, बच्चों कर जाओ। 31 12 10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 12 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें।
10 के लिए 11 लेस देन 1 ईयर, 12 1 to 2, इस तरह बोला करें। ये जो होते हैं ना, ये इधर देखें सारे ऊपर, देखें इधर आगे, ये जो अन्य वाले, अच्छा ये जो जारी रखें, ये जो अन्य वाले लगे होते हैं ना सारे, रशीद लेस देन 1 ईयर ते एनु कितने 1 to 2 दे पा दे, एनु 2 to 3 थे, एनु 3 to 4 चे, एनु 4 to 5 चे पा दे। फिर ओ भाई हद होगी यार, पागल हो तुम, दीवाने हो तुम, मस्ताने हो तुम, दीवानगी की भी हद होती है। 10 के लिए 11 लेस देन 1 ईयर, 12 1 to 2, 13 2 to 3, पूरा 2014 3 to 4। तो इस तरह बोला करें साल। घर में जा रहे हैं ना तो साल बोलनी है ईद वाले दिन, साल बोला करें। आप बोल रहे होते हैं 50,000 50,000 50,000 50,000 7,000। अच्छा यार 7,000 का ब्रेकअप बता दें, 7,000 में क्या क्या था? जीआरबी कितनी थी? 4,000 और यूजीआरबी 3,000। अटेंशन चाहिए अब सबकी। मैंने कहा लेसर का नोट बनने लगा एडवांस के सवाल में, जिसमें जीआरबी यूजीआरबी आ रही है। मैच्योरिटी एनालिसिस 2010 का साल है, एक साल के अंदर 2011 आ जाएगा 50,000 50,000 3 to 4। भाईजान इसमें आपने रेंटल डालने और जीआरबी डालनी है, यूजीआरबी नहीं डालनी। अगर कल वाली क्लास लिया यूजीआरबी मैच्योरिटी एनालिसिस के बाद रिकॉन्सिलेशन में डाली थी कल, यूजीआरबी को प्रोटोकॉल देने अलग से डालनी है। यूजीआरबी कल वाली क्लास अगर ली थी, यूजीआरबी अलग से डालनी है। ये अब सिखाना था आपको कि यहां सिर्फ जीआरबी और रेंटल डालना है। लिख लें रेंटल और मुझे यकीन है क्लास के बाद कोई बंदा आके कहेगा रेंटल और जीआरबी आपने इकट्ठा करके को डाल दिया है। और मेरे भाई मुझे पता है सेम डेट को नहीं है, हैं तो 2014 में ना दोनों, इस वजह से इकट्ठा करके डाले हैं कि 14 के शुरू में भी 50,000 आएगा और 14 के एंड पे जीआरबी की मद में कितना आएगा। तो इधर आखिरी में रेंटल और जीआरबी आया करेगा। ये पक्की ठक्की बात है, इसको लिख लें क्योंकि यूजीआरबी को अलग से प्रोटोकॉल देना है। बोले 54,000। ये पहली बात है जो आपने सीखी। 204 इसका नाम किसी को कल याद हो, कल लिखवाया था नाम इसका, टोटल लीज रिसीवेबल। टोटल लीज रिसीवेबल। अब क्या बनाना है जी? रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन टोटल लीज रिसीवेबल। बोलें 204। मुझे बताएं इसमें कौन सी अमाउंट आपने स्किप कर दी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसे आप डाल दें, उसे डाल दें 3,000 यूजीआरबी। इसका नाम जो है वो जीआई रखूं, एनआई रखूं या नॉन इंटरेस्ट? जीआई, ग्रॉस इन्वेस्ट। इन दोनों को जमा करके 207,000,000। आखिरी चीज बता दें, जीआई में से क्या माइनस कर दें तो एनआई आ जाएगा, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। होमवर्क के सवाल किया करें रोजाना, आज का भी जरूर करना है। लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। जी मोहतरम, ये मैं पकड़ने लगा हूं ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर इंटरेस्ट जब भी आ जाए ना तो लाइन के चक्रों से बाहर निकला करें। भाईजान 3 जगह इंटरेस्ट आता है, लाइन के चक्रों में नहीं पढ़ना आपने। देखें इधर, एक पीएनएल में इंटरेस्ट आता है, एक बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल आता है, एक नोट में अनअर्न्ड इंटरेस्ट आता है। तीनों दफा लाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना, लाइन कंफ्यूज करेगी आपको। मुझे बताएं व्हाट इज माय ईयर, व्हाट इज टेकन इन पीएनएल, सो इट इज अर्न्ड रिसीवेबल डेबिट इनकम अर्न्ड क्रेडिट। सो अब लाइन के नीचे है लेकिन मैं क्या करूं, लगा लगाएं इट इज अर्न्ड, 10 में अर्न हो गया है, सो इट इज अर्न्ड एंड दिस इज अनअर्न्ड। थोड़ा ऐसा भी बोलेंगे तो अनअर्न्ड ही रहेगा, ये ऐसे से भी अनअर्न्ड ही रहेगा, वॉल्यूम लो भी करेंगे तो अनअर्न्ड ही रहेगा। जी बताएं बताएं जवाब क्या आया? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। मैं इधर नोट नहीं कर रहा, जरा मेरे पास खुली जगह इधर। अनअर्न्ड बता दें क्या क्या डाला? 12912 9204
27876। ये क्या हो गया? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। मैं इसको इधर ही डब्बे में ले लूं, कहीं आप लोग ये ना कहीं ये कोई P&L की चीज निकल आई है। ठीक है जी, ये क्या हो गया? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। आप बता दें जी नेट इन्वेस्टमेंट क्या आई? 179,124। मैच नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। एडवांस का सवाल है, मैच नहीं करेगी। मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। अब 2-3 मिनट रह गए, अब हम इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती मैच करवा के जाऊंगा। एक दफा मैच करवा के जाऊंगा, लेकिन लॉजिक कल डिस्कस करूंगा। ये मैच नहीं कर रही। कल मैंने आपको कहा था इस फिगर को पकड़ें। यार छोटे सारे काम एक पहले जो मैं कर रहा हूं वो देख लें। इस फिगर को पकड़ें और इस फिगर को पकड़ के ये लाइन के ऊपर जो चना पड़ा हुआ है इसमें बना दें। आप ऐसे ही बताया था कल। अच्छा, लेकिन मोहतरम अनलकीली सिर्फ प्रिंसिपल भी रिसीवेबल नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट होती है रिसीवेबल, असल में प्रिंसिपल रिसीवेबल नहीं है, ये वाला इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है। अनअर्न्ड तो मैंने माना है, अभी अर्न्ड तो है, कमा तो नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? रिसीवेबल। तो एक काम करें जरा, इन दोनों का टोटल करके देखें। इन दोनों का टोटल 162839 और 16284 का टोटल करें। मैच करें इसे 179,124। अब लॉजिक शॉजिक कल बताऊंगा, लेकिन भाईजान एडवांस के सवालों में मूंगफली बनानी है, चना नहीं बनाना। ये अपने पल्ले बांध लें। पल्ला अपना साथ लेके आते हैं, ये अपने पल्ले बांध लें। ऊपर लिखे एडवांस के सवालों में मूंगफली और एरियर के सवालों में चना। सर्दियां आ रही हैं, एडवांस के सवालों में मूंगफली जरा टोटल करें दोनों को। बराबर आ रहे कसम से। होमवर्क के सवाल में भी आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा होमवर्क के सवाल में। अच्छा, तो 1-2 मिनट आपके आखिरी ले रहा हूं, नोट को रिवाइज कर लें। ये बराबर नहीं आ रही थी अमाउंट, असल में कैसे बराबर आई है? जबरदस्ती। 162 प्लस 284। अच्छा देखो भाई, देखो किस साल का नोट बनाने हैं? ग्लासेस वाले भाई इधर देख नहीं रहे। किस साल का नोट बनाना है? 31/12। हमारे साल की पेमेंट के नीचे 3 जगहों पे मैंने आपको कहना है ये फोकस करें एक चीज। 3 जगह, जरा 3 नहीं बल्कि 4 चीजें फोकस करनी है नोट के लिए। पहली चीज, हमारे साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए, हमारे साल का नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 11 लेस देन 1, 12 1 to 2, 13 2 to 3, 14 में GRV डाल के 3 to 4, खाली GRV डाल के। ये पहला और दूसरी बात होगी मेरी। क्या क्या उठाना है? और GRV डालनी है। तीसरी बात मेरी एंड पे क्या डालनी है? UGRV डालने के बाद इसका नाम क्या रखना है? जब भी इंटरेस्ट आ जाए ना, चाहे P&L में, चाहे बैलेंस शीट में रिसीवेबल, चाहे नोट में अनअर्न्ड, आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि लाइन साइन क्या होती है। आपने लॉजिक पे सोचना है। साल कौन सा? 31/12। कितना इनकम में जा चुके हैं? इसका नाम क्या रख दूं? बाकी सारा अनअर्न्ड। बाकी सारा अनअर्न्ड। लेकिन मजे की बात सुने, मैच इसलिए नहीं करा कि साल के एंड पे प्रिंसिपल की मद में भी रिसीवेबल है ये पैसे, और इंटरेस्ट की मद में भी अभी तक पैसे रिसीवेबल है। इस वजह से हमारा रिसीवेबल मैच नहीं कर रहा था। ओवर। होमवर्क का छोटा सा सवाल है, कराइएगा, आधा घंटा लगेगा।